नमस्कार दोस्तों, आपने कई बार ये सुना होगा कि लोगों ने कहा है कि जब किसी इंसान की मृत्यु किसी दुर्घटना के चलते हो जाती है तो उस इंसान की आत्मा उस घर पे रहती है। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है कि वो आत्मा उस घर में रहती है और ख़ासकर से जो नए लोग आते हैं उन्हें वो परेशान करती है, उन्हें वो घर में टिकने ही नहीं देती। क्योंकि दोस्तों, ऐसा ही एक वाक़या घटा है सुमित के साथ में। आज की कहानी मुझे भेजी है सुमित ने। तो चलिए दोस्तों, शुरू करता हूँ सुमित की कहानी मेरी ज़ुबानी। ये बात उस समय की है जब मैं कॉलेज में आया ही था। मैंने एग्ज़ाम दिया था जिसके चलते काउंसलिंग में मेरा कॉलेज मेरे घर से काफ़ी दूर एक नए शहर में पड़ा था, जिसके चलते मुझे घर छोड़कर दूसरे शहर में जाना था। मैंने मन बना लिया था कि मैं उसी कॉलेज में अपना एडमिशन लूँगा, तो उसके चलते मैंने उसी कॉलेज में अपना एडमिशन लिया। वो कॉलेज मेरे घर से दूर था, जिसके चलते मुझे या तो कॉलेज के हॉस्टल में रहना पड़ता या तो कहीं बाहर पीजी या रूम लेकर रहना पड़ता। लेकिन जब मैं कॉलेज में गया था एडमिशन कराने तो मैंने हॉस्टल भी देखा था जो मुझे पसंद नहीं आया, जिसके चलते मैंने घर वालों से मना कर दिया था कि मैं हॉस्टल में नहीं रुकूँगा, मैं बाहर ही कोई रूम लेके रुक लूँगा और अपना खाने का इंतज़ाम बाहर से ही कर लूँगा। तो ठीक कॉलेज शुरू होने से 1 महीना पहले पापा और मैं आए थे मेरे लिए रूम देखने। हमने काफ़ी सारी जगह देखा जो कॉलेज के आसपास हैं, लेकिन रूम हमें ढंग के मिल नहीं रहे थे। तो एक घर मुझे मिला जो काफ़ी अच्छा था। उसमें रूम बिल्कुल फ्लैट की तरह बनाए हुए थे, मतलब टॉयलेट बाथरूम बिल्कुल रूम से अटैच था, सबके लिए सेपरेट था और वो एकदम खाली था, तो बिल्कुल शांति भी थी। तो मुझे वो बहुत पसंद आया और मकान मालिक का व्यवहार भी काफ़ी अच्छा था, जिसके चलते पापा ने कहा कि ठीक है तुम यहीं रहना। तो उसके बाद हमने वो रूम फाइनल कर दिया था। महीना भर बाद कॉलेज शुरू हो गए थे और मैं अपना सारा सामान लेकर घर से कॉलेज के लिए निकल पड़ा था। मम्मी बहुत उदास थी, उनकी आंखों में आंसू थे। पापा भी उदास थे, लेकिन वो अपने चेहरे से जाहिर नहीं कर रहे थे। मैं भी बहुत उदास था कि मैं इतने सालों तक अपने घर रहा हूँ और अब मुझे कुछ समय के लिए घर छोड़ के जाना पड़ रहा है, लेकिन ये एक लाइफ का पार्ट था। तो मैंने अपना सामान उठाया, घर वालों से विदा ली और उनके आशीर्वाद के साथ कॉलेज की तरफ निकल पड़ा। रात के समय मैं अपने घर से निकला था और सुबह मैं ट्रेन से उस नए शहर में पहुंच चुका था। मैं उस रूम पे पहुंच गया था, अपना सारा सामान उस रूम पे रख दिया था। मकान मालिक भी मेरे पास आई और उन्होंने मुझसे पूछा कि सब कुछ ठीक तो है, कोई परेशानी तो नहीं हुई। मैंने कहा नहीं आंटी जी, सब कुछ ठीक है। उन्होंने बोला कि बेटा अगर कोई परेशानी हो तो मुझे बता देना। मैंने कहा ठीक है। उनका व्यवहार सच में बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से बात करती थी, बिल्कुल उसी तरीके से बात करती थी जैसे कोई माँ अपने बच्चे से करती है। वो मुझे देख बहुत अच्छा लगता था। थोड़ा बहुत सामान मैं लेके आया था, थोड़ा बहुत मुझे वहीं से ख़रीदना था, तो एक एक कर मैं थोड़ा थोड़ा करके सामान अपने रूम के लिए लेकर आ रहा था। अगले दिन मुझे कॉलेज जाना था। रात को अपना बाहर से खाना पीना खाया और सो गया। अगले दिन सुबह मैं उठा, कॉलेज 9 बजे से था। 7 बजे उठा, अपना नहाया धोया। ब्रेकफास्ट करने के लिए मैं दुकान से गया ब्रेड लेने, जो दुकान उस गली के बिल्कुल बाहर थी। तो मैं उस दुकान पे पहुंचा, मैंने उससे ब्रेड ली तो उस दुकान वाले ने मुझसे एक बात बोली जो मुझे बहुत अजीब लगी। उसने मुझसे बोला कि भैया आप उन्हीं के घर में आए हो ना, उन आंटी जी के घर में। उन्होंने उनका नाम लिया, मैं उनका नाम आपको नहीं बता सकता। उन्होंने उन आंटी का नाम लिया। मैंने कहा मैं उन्हीं के घर आया। तो वो मेरी शक्ल देखने लगा। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ भैया? तो दुकानदार ने बोला भैया देखो, आप यहाँ रह रहे हो वो आपका अपना फ़ैसला है, लेकिन मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप उस घर में ना रहो, कोई दूसरा मकान देख लो, कोई दूसरा कमरा देख लो, क्योंकि वो जगह ठीक नहीं है। मैंने उससे पूछा कि ऐसा आखिरकार क्या है? उसने बोला कि भैया यहाँ पे करीब साल भर पहले जो मकान मालिक रहती है उनके पति ने आत्महत्या कर ली थी। उन्होंने अपने आप को पूरा जला लिया था। उसके बाद से उस घर में कोई नहीं रहता, सिर्फ वो मकान मालिक रहती हैं और उनका व्यवहार भी बहुत अजीब है, बहुत चिड़चिड़ी हैं। मैंने कहा तुम क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा मैं जब से आया हूँ और अभी तक मुझे 1 दिन हो गया और उन्होंने मुझसे बहुत अच्छे से बात करी है, बल्कि वो तो कई बार मुझसे पूछने भी आ जाती हैं कि बेटा कोई चीज़ की दिक्कत हो तो मुझे बता देना। आप ये कैसे कह सकते हो? दुकानदार ने बोला भैया देखो वो आपका फ़ैसला है, आपको रहना है कि नहीं रहना। मैं तो बस आपको ये सलाह दे रहा हूँ क्योंकि आप मुझे लगते हो काफ़ी दूर से आए हो यहाँ रहने। मेरे को लगा कि शायद मैं आपकी मदद कर पाऊँ। फिर मैंने उसकी ज़्यादा बात नहीं सुनी और पैसे वैसे कटवा के मैं अपने रूम पे चल पड़ा।
मैंने कहा पता नहीं क्या बोल रहा था, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि उन आंटी का स्वभाव और बात करने का तरीका तो बहुत अच्छा था, ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैंने उस आदमी की बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं अपने रूम पे पहुंचा, अपना ब्रेकफास्ट वगैरह खाया और कॉलेज की ड्रेस पहनकर कॉलेज के लिए निकल पड़ा। कॉलेज में रहा, 4 बजे तक छुट्टी हो गई थी। पहला दिन कॉलेज का अच्छा गया, काफ़ी दोस्त भी बने, काफ़ी मज़ा भी आया और अपने रूम पे आ गया। थोड़ा थक गया था, नींद भी आंखों में भर रही थी, तो सोचा कि थोड़ी देर के लिए लेट जाता हूँ। तो वैसे ही किया कि थोड़ी देर के लिए मैं सो गया। शाम को आँख खुली तो थोड़ा बाहर टहलने गया, घर वालों से बात करी। रात हो गई थी तो बाहर रात का खाना खा कर आया और अपने रूम पे वापस आ गया। रात को बैठे फ़ोन चला रहा था। करीब 10 बजे का समय था। मैं अपने गद्दे पे बैठकर, अपने बेड पे बैठकर फ़ोन चला रहा था कि मुझे अजीब सी गंध आई। और वो गंध ऐसी वैसी नहीं थी, वो गंध कुछ इस प्रकार से थी जैसे काफ़ी सारे कागज़ या न्यूज़पेपर जब जला देते हैं उसमें से आती है, ठीक वैसे। वो काफ़ी तेज़ आ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे आसपास ही किसी ने जला रखा है। लेकिन वो गंध मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, वो बहुत ज़्यादा चढ़ रही थी मेरे दिमाग में। तो मैंने उठा और अपने कमरे का गेट बंद कर दिया ताकि वो बदबू और धुआं मेरे कमरे में ना आ पाए। और कुछ समय बाद मैं सोने के लिए चला गया। सुबह मैं उठा, फिर से मैंने अपना नाश्ता वगैरह किया और कॉलेज के लिए निकल पड़ा। दोस्तों, दूसरे दिन जब मैं कॉलेज से लौटा तो मेरे को एक बहुत अजीब चीज़ देखने को मिली। जब मैंने अपना कमरे का गेट खोला तो मैंने देखा जिस गद्दे पे मैं सोता हूँ वो गद्दा एक कोने की तरफ से जला हुआ था। जी हाँ, एक कोना बिल्कुल जहाँ पे मेरे पैर होते हैं उसका दाहिने हाथ का जो कोना था वो जला हुआ था। और वो ऐसा नहीं काफ़ी देर पहले जला हो, वो बिल्कुल अभी जला था, क्योंकि उसमें से हल्का हल्का धुआं अब भी उठ रहा था। मैंने कहा कि यार ये कैसे जल गया, क्योंकि मेरे कमरे में ना ही कोई गैस थी ना ही कोई प्रेस थी, तो फिर ये जलने का मतलब ही नहीं था, तो ये जल कैसे गया मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने आजू बाजू चीज़ें देखी, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जिसके चलते मेरा गद्दा जल गया हो, क्योंकि इसके चलते तो कमरे में कोई दुर्घटना भी हो सकती थी, लेकिन वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, तो ना जाने मेरा गद्दा कैसे जला। लेकिन फिर मैंने इस चीज़ को ज़्यादा गौर नहीं किया। उसके बाद अपना आया और कमरे में बैठ गया। काफ़ी देर तक फ़ोन चलाया। मुझे याद है 5:30 बजे का समय था जब मैं अपने कमरे में बैठे फ़ोन चला रहा था कि दोस्तों मुझे तभी फिर से बहुत अजीब सी गंध आई। और वो गंध कुछ इस प्रकार की थी जैसे कभी किसी चीज़ पे पेट्रोल डाल के जब जला दिया जाता है, बिल्कुल ठीक वैसे ही। और ये गंध भी काफ़ी तेज़ आ रही थी। जब ये गंध बहुत ज़्यादा तेज़ आने लगी तो मैं उठ के गया देखने कि आखिरकार माजरा क्या है। मैं बाहर गया। मैंने सबसे पहले गली में झांका कि कहीं आसपास कोई चीज़ जला तो नहीं रहा, लेकिन कहीं कोई नहीं जला रहा था। तो आखिरकार ये बदबू आ कहाँ से रही थी, गंध आ कहाँ से रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था। लेकिन वो गंध सच में मेरे दिमाग में चढ़ रही थी, वो मुझे पसंद नहीं थी। मैं वापस से अपने कमरे में आके बैठ गया और थोड़े समय बाद वो गंध वहाँ से चली गई, वो फिर नहीं आ रही थी। दोस्तों, उस दिन रात को फिर एक मेरे साथ बहुत अजीब वाक़या हुआ। मैं खाना खाने के बाद घर वालों से बात कर रहा था। मैं बाहर टहल रहा था कमरे के और उनसे बात कर रहा था कि तभी उसी फ्लोर पे सबसे कोने वाला कमरा, वहाँ पे मेरी नज़र पड़ी और उस कमरे में मैंने कुछ अजीब सी चीज़ देखी। उस फ्लोर पे सारे कमरे खाली थे, सिर्फ मैं ही एक सबसे आगे वाले बाहर वाले कमरे में रहता था और सब कमरों पे ताला लगा हुआ था। लेकिन उस कमरे में बाहर से ताला लगा होने के बावजूद भी अंदर रोशनी हो रही थी जो आज से पहले नहीं थी। उस रोशनी को देख के मेरा दिमाग उसी की तरफ गया कि आखिरकार ये रोशनी हो कैसे रही है, यहाँ तो कोई रहने भी नहीं आया, तो ये रोशनी कैसी। तो फिर मैंने फ़ोन काटा, तो फिर मैं देखने गया कि आखिरकार ये रोशनी कैसे है। मैं उस कमरे के जैसे जैसे पास पहुँच रहा था, दोस्तों यकीन करें वो रोशनी धीरे धीरे कर कम होती जा रही थी। मेरे और उस कमरे में फासला करीब 15 मीटर का था, लेकिन जैसे जैसे मैं एक एक कदम बढ़ रहा था वो रोशनी धीरे धीरे कर कम हो गई और जैसे ही मैं उस कमरे के पास पहुंचा तो उस कमरे में कोई रोशनी नहीं थी। बिल्कुल अंधेरा हो चुका था जैसे पहले रहता था। मैं ये चीज़ देख के बड़ा शॉक हो गया, मैं हिल गया और मन ही मन हंसने भी लगा कि आखिरकार भाई ये चल क्या रहा है। मैंने कहा बड़ी अजीब चीज़ है यार, अभी तक तो रोशनी थी इतनी अच्छी खासी और एकदम से रोशनी गायब हो गई धीरे धीरे करके, बड़ी अजीब चीज़ है। तो मैं वापस से अपने कमरे की तरफ आ गया।
मुझे लगा पता नहीं क्या है यार, मैंने ज़्यादा इस चीज़ पे गौर नहीं किया। फिर उसके बाद मैं अपने कमरे में गया और सोने की तैयारी करने लगा। लेकिन दोस्तों उस रात मेरी बड़ी ही अजीब आवाज़ को सुनकर आँख खुली। मुझे याद है जब मेरी आँख खोली तो 1:30 बज रहे थे, क्योंकि मैंने अपने फ़ोन पे टाइम देखा था। और वो आवाज़ कुछ इस प्रकार थी जैसे कोई इंसान किसी दर्द में होता है, किसी तकलीफ़ में होता है, और उसके मुंह से जब वो आवाज़ निकलती है ठीक वैसी ही आवाज़ थी। मेरी उस आवाज़ को सुन के आँख खुली। मैंने अपना गेट खोलकर सबसे पहले बाहर गली में देखा कि आखिरकार ये आवाज़ आ कहाँ से रही है, क्योंकि आवाज़ सच में बहुत अजीब थी। लेकिन फिर उसके बाद वो आवाज़ आई नहीं। सिर्फ 1-2 बार वो आवाज़ आई जैसे कोई दर्द में है, उसके बाद फिर वो आवाज़ आई नहीं। फिर मैं वापस से अपने कमरे में आ गया, अपना कमरे का गेट बंद किया और वापस आके लेट गया। उसके बाद फिर मैं सीधा सुबह उठा अगले दिन, फिर से अपने कॉलेज जाने की तैयारी करी और कॉलेज के लिए निकल पड़ा। लेकिन जब मैं कॉलेज से वापस लौट रहा था तो मेरे को गेट पे ही आंटी मिल गई। तो वो चाय पी रही थी। मैं उनके पास बैठ गया, थोड़ी बहुत बातें करने लगा। फिर मैंने उनको वो जो लाइट वाला किस्सा मेरे साथ हुआ था वो बताने लगा। मैंने बोला, आंटी कल मेरे साथ एक बड़ा अजीब किस्सा घटा। उन्होंने पूछा कि क्या? अभी तक वो हंस खेल के मुझसे बातें कर रही थी, लेकिन जब मैंने उनको ये किस्सा बताया कि आंटी सबसे कोने वाले कमरे में रोशनी हो रही थी और जैसी जैसी मैं उसके पास जा रहा था वो रोशनी धीरे धीरे कर कम हो गई। लेकिन न जाने क्यों ये बात सुनने के बाद उन आंटी के हाव भाव एकदम से बदल गए, मानो जैसे वो काफ़ी गुस्से में आ गई हों। उनके मुंह के हाव भाव एकदम से बदल गया और उन्होंने छूटते मुझसे ये बोला कि ऐसा कुछ नहीं है मेरे घर में, और अगर तुम्हें भी तकलीफ़ है तो तुम मेरा घर आज ही खाली करके जा सकते हो। मैंने कहा, आंटी मैंने आपसे ये बात नहीं बोली, मैंने कहा बस आपको बताया कि आखिरकार मैंने वहाँ पे देखा क्या था। लेकिन आंटी ने फिर से ही बोला कि अगर तकलीफ़ है तो आज ही कमरा खाली करके चले जाओ, और वो अंदर कमरे में चली गई। मुझे समझ नहीं आया कि आंटी एकदम से गुस्से में क्यों आ गई। इस बात को सुन के उन्हें गुस्सा आने का मतलब क्या था। फिर मैं भी अपना बैग उठाया और सीढ़ी से ऊपर कमरे के लिए चल पड़ा। मैंने अपने कमरे का ताला खोला और जैसे ही गेट खोला तो दोस्तों मैंने आज फिर वही चीज़ देखी, और आज तो बहुत सही तरीके से देखी, क्योंकि जब पिछली बार आया था तो मेरे दूसरे तरफ का कोना जला था और आज मेरे गद्दे का दूसरे तरफ का कोना जल रहा था बाकायदा, उस पे आग लगी हुई थी। पिछली बार तो वो जल चुका था थोड़ा बहुत, इस बार तो उस पे बाकायदा आग लगी हुई थी, जिसको मैंने देखते तुरंत पानी से बुझाया। अब मेरे को चीज़ें समझ नहीं आ रही थी कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। मेरे कमरे में आग कैसे लग रही है? पहले एक तरफ का गद्दे का कोना जला और अब दूसरी तरफ का। ये चल क्या रहा है? ये चीज़ें मुझे सोचने पे मजबूर कर रही थी कि तभी मेरे दिमाग में वो जो दुकानदार ने मुझे बात बताई थी वो आई कि उस घर में किसी इंसान ने अपने आप को आग लगा के आत्महत्या कर ली थी। मैं इस चीज़ को उन सब चीज़ों से जोड़ने लगा, लेकिन फिर मैंने अपने आप को ही समझाया कि भाई तू ये क्या कर रहा है, इन सब चीज़ों के लिए मेरे पास समय नहीं है, ये और ऐसी चीज़ें होती ही नहीं है, तो इन सब चीज़ों पे तू गौर मत कर। और अपने आप को शांत करके अपने जगह पे बैठ गया। थोड़ी देर तक मैंने अपना लैपटॉप चलाया, फिर उसके बाद शाम को टहलने के लिए बाहर निकल पड़ा। थोड़ा बहुत टहल वहल के आया और थोड़ा सामान भी अपने लिए ख़रीद के आया, और खाना भी रात का वहीं से बाहर से खा कर आया था। उसके बाद मैं अपने कमरे में बैठा लैपटॉप में मूवी देख रहा था। दिमाग में कोई बात नहीं चल रही थी, एकदम फ्री माइंड था मेरा। करीब 9:30 बजे का ये वाक़या था जो मेरे साथ घटा। दोस्तों उस दिन मुझे फिर से किसी इंसान की दर्द में जैसी आवाज़ आती है वैसी ही आवाज़ आई, जैसे कोई बहुत परेशानी में है, और इस बार आवाज़ काफ़ी तेज़ आ रही थी। मैं उठा और मैं कमरे से बाहर निकला देखने के लिए कि आखिरकार माजरा क्या है, क्योंकि अभी रात इतनी नहीं हुई थी, काफ़ी लोग जाग भी रहे थे। 9:30 बजे का समय था। मुझे लगा कि कोई बात तो नहीं हो गई कहीं गली मोहल्ले में। तो जब मैं बाहर गया देखने तो गली में कोई नहीं दिख रहा था। लेकिन दोस्तों जब वो आवाज़ दोबारा आई तो मैंने गौर किया, वो आवाज़ गली में से नहीं, वो आवाज़ उसी कमरे में से आ रही है जिस कमरे में उस दिन मैंने वो रोशनी देखी थी। और दोस्तों जैसी मेरी नज़र उस कमरे पे पड़ी तो दोस्तों उस कमरे में रोशनी हो रही थी, बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे उस दिन मैंने देखी थी। लेकिन दोस्तों आज मैं देखना चाहता था कि आखिरकार कमरे में ऐसा होता क्या है जो एकदम से रोशनी होती है और धीरे धीरे कर गायब हो जाती है। तो उस दिन दोस्तों मैं बहुत धीमे धीमे कदमों के साथ आगे बढ़ा।
कोने कोने होता होता उस कमरे की तरफ बढ़ा। और दोस्तों, उस कमरे में आज रोशनी बिल्कुल धीरे धीरे कर गायब नहीं हुई थी। उस कमरे में आज काफ़ी रोशनी थी, लेकिन मैं देखता कहाँ से, क्योंकि उस कमरे में कोई खिड़की नहीं थी और गेट बंद था। लेकिन दोस्तों, गेट के ऊपर छोटा सा जंगला था जहाँ से मैं देख सकता था। और जब मैं उस जंगले पे चढ़ा और जैसे ही मैंने नज़र कमरे के अंदर डाली, तो दोस्तों मैंने एक ऐसा दृश्य देखा जिसे देख मेरा कलेजा मुंह में आ गया। मैंने देखा कि कमरे के अंदर ठीक गेट के पीछे एक आदमी खड़ा है जिसका पूरा शरीर आग की लपटों में है। यकीन करें दोस्तों, उसे देखकर मेरे शरीर कांपना शुरू हो गया था कि एक आदमी कैसे उस कमरे में खड़ा है जिसका पूरा शरीर आग की लपटों में है, और आग की लपटें भी बहुत ऊंची ऊंची थी। और तब समझ में आया कि वो रोशनी किसी बल्ब की नहीं, वो इस इंसान के शरीर पर लगे हुए आग की रोशनी थी। मैं दोस्तों उस इंसान को देख ही रहा था कि उस इंसान ने भी पलटकर मेरी तरफ देखा, जिसको देखने के बाद मेरा हाथ उस ग्रिल से छूटा और मैं ज़मीन पे आके गिरा। और दोस्तों फिर मैं नहीं रुका, मैं उठा और अपने कमरे की तरफ भागा। और लेकिन जब मैं दोस्तों अपने कमरे की तरफ भाग रहा था तो मुझे उस गेट की खुलने की आवाज़ आई, लेकिन मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा था। मैं भागता गया और मैं अपने कमरे में गया और कुंडी लगा ली। जब मैं अपने कमरे में बिस्तर पे आके बैठा तो मेरा शरीर कांप रहा था कि आखिरकार मैंने देख क्या लिया। और सबसे पहली चीज़ मेरे दिमाग में ये आ रही थी कि उस गेट में तो बाहर से ताला लगा था, तो वो इंसान ने गेट खोल कैसे लिया, और इंसान के शरीर पे आग लग रही है और कैसे मुमकिन है ये सब। बहुत सारे सवाल मेरे दिमाग में आ रहे थे, समझना बहुत मुश्किल था। लेकिन तभी दोस्तों मैंने कुछ चीज़ें फिर से देखी कि दोस्तों तभी जो नहीं होना चाहिए था मेरे साथ वो होने लगा। मैंने देखा कि मेरे गेट के बाहर से कमरे में रोशनी आ रही है। मैं समझ गया था कि ये कोई और नहीं, ये वही इंसान है जो मेरे कमरे के बाहर आकर खड़ा हो गया है। मेरे कमरे में भी खिड़की नहीं थी, ऊपर छोटा सा जंगला था, लेकिन मैंने गेट के नीचे से झांका, जो गेट के नीचे जब थोड़ा सा गैप होता है वहाँ से। जब मैंने वहाँ से झांक कर नीचे देखा तो दोस्तों मुझे आग की लपटें दिख रही थी। मैं क्या करता, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं उस कमरे से बाहर भी कैसे भागता, क्योंकि वो तो गेट पे ही खड़ा था। तो मेरे कमरे से अटैच लैट्रिन बाथरूम था। मैं उसके अंदर गया और अंदर से कुंडी लगा ली और कोने में जाकर बिल्कुल गठरी बांध के बैठ गया। शरीर कांप रहा था, कोई रास्ता नहीं था मेरे पास वहाँ से निकल भागने का। मुझे लग रहा था कि वो इंसान कमरे में किसी भी वक्त आ सकता है। और दोस्तों थोड़ी समय बाद उस इंसान ने मेरे कमरे के गेट पे अपना हाथ पीटना शुरू कर दिया था। मैंने आंख बंद कर रखी थी, शरीर कांप रहा था और मन ही मन बस भगवान का नाम लिए जा रहा था कि मुझे बचा लो, न जाने ये क्या बला है जो मेरे पीछे पड़ गई है, मुझे बचा लो। मैं काफ़ी देर तक वहाँ बैठा रहा। थोड़ी देर तक तो मुझे उस इंसान के हाथ पीटने की आवाज़ आई, लेकिन उसके बाद फिर वो आवाज़ नहीं आई। करीब आधा पौना घंटा मैं एक ही जगह पर ठिठुर के बैठा रहा। लेकिन उसके बाद जब मैं उठा देखने के लिए कि वो इंसान अब भी मेरे कमरे में है कि नहीं, तो मैंने बाथरूम का थोड़ा सा गेट खोला सिर्फ देख सकूं। तो दोस्तों मेरे कमरे में कोई नहीं था। जिसके बाद मैंने अपना बाथरूम का गेट खोला और अपने कमरे में वापस आया तो देखा मेरे गद्दे जले हुए थे, मेरे दीवारों पर काले निशान थे। जिस चीज़ को देखकर मैं समझ गया कि आखिरकार मेरे कमरे के गद्दे जलते कैसे थे, क्योंकि ये इंसान उस वक्त मेरे कमरे में आता था जिस वक्त मैं कॉलेज जाता था। और दोस्तों उसके बाद मैंने अपना फ़ोन और पर्स उठाया और उस कमरे से भाग निकला। मैंने अपना और कोई सामान नहीं उठाया। उसी वक्त मैं उस कमरे से बाहर निकला, उस घर से बाहर निकला और काफ़ी दूर चला गया। मैंने पूरी रात एक सड़क पे बिताई। मैं उस घर पे पूरी रात किसी भी हाल में नहीं रुक सकता था। मैं सड़क पे जैसी बाहर पहुंचा जहाँ पे चहल पहल थोड़ी थी अब भी, तो मैंने तुरंत अपने घर पे फ़ोन लगाया। मैंने अपने पापा को सारी बातें बताई कि मेरे साथ अभी क्या हुआ। पापा थोड़े सहम गए। उन्होंने बोला कि बेटा हम अभी निकल रहे हैं तुम्हारे लिए, हम सुबह तक तुम्हारे पास आ जाएंगे। मैं पूरी रात उस सड़क पे बैठा रहा। नींद तो जैसे मानो मेरी उड़ चुकी थी। बस इधर से उधर जाते लोगों को देख रहा था और उस इंसान का दृश्य मेरी आंखों के सामने बार बार आए जा रहा था। अगली सुबह के 10 बजे तक मैं उस सड़क पे बैठा रहा जब तक मेरे पापा नहीं आ गए। जब मेरे पापा आए तो उन्होंने पूछा तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मैंने उन्हें बताया कि मेरी हिम्मत नहीं है मैं वापस वहाँ जा सकूँ। उनके साथ मैं वापस उस घर की तरफ गया।
उन्होंने मकान मालिक से बात करी, उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी घटना इसके साथ हुई है, लेकिन मकान मालिक ने एक शब्द भी अपने मुंह से नहीं बोला, सिर्फ चुपचाप खड़ी हमारी बातें सुनती रहीं और उसके थोड़ी देर बाद बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गई। पापा और मैं गए, ऊपर से अपना सारा सामान उठाया। मैंने पापा को बताया कि पापा वो ये कमरा है, यहाँ पे खड़ा था। मैंने पापा को अपने जले हुए गद्दे भी दिखाए। पापा और मैंने वहाँ से अपना सारा सामान बटोरा और वहाँ से उसी वक्त निकल पड़े। उसके बाद मैंने कॉलेज के हॉस्टल में ही रहने का सोचा, क्योंकि मैं डर गया था। मुझे नहीं पता था कि आखिरकार अब क्या होगा। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि अब किसी और के रूम में अकेले रह सकूं, क्योंकि कम से कम हॉस्टल में और दोस्त यार तो होंगे, लड़के बहुत तो होंगे जिनके साथ मैं बैठूंगा उठूंगा, थोड़ा समय निकल जाएगा, डर तो नहीं लगेगा, इतना अकेला तो नहीं रहूँगा। मैंने हॉस्टल का ही फ़ैसला लिया। लेकिन दोस्तों, जब हम वहाँ से अपना सामान लेके निकल रहे थे तो मैं उस दुकान वाले के पास वापस गया। मैंने उससे बोला कि भाई, तुमने जो बात बताई थी वो सच है। उस घर में एक इंसान है जिसके शरीर पर आग लगी हुई है, मैंने उसे देखा है। मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। और मैं ये बोलकर वहाँ से निकल पड़ा। वो घटना सच में मेरी ज़िंदगी की अभी तक की सबसे डरावनी घटना है। उसको मैं अभी तक कभी नहीं भूल पाया। मेरा कॉलेज पूरा हो चुका है, मैंने कॉलेज में भी जाकर दोस्तों को बताया ये सब कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, लेकिन उस चीज़ को मैंने अनुभव किया, देखा, उस चीज़ से मैं बीता हूँ, तो मुझे पता है कि वो सच में कितना भयानक था। जो मैंने देखा था वो उसी इंसान की आत्मा थी जिस इंसान ने वहाँ पे आत्महत्या कर ली थी, और वो शायद उस घर में किसी और को रहने नहीं देना चाहता। बात चाहे जो भी हो, अब मैं उस घर पे कभी नहीं जाता, ना मैंने कभी मुड़कर उसे देखा। अब सब कुछ नॉर्मल है। दोस्तों, यही थी कहानी सुमित की। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं जल्द और ऐसी कहानियाँ डालूँगा। मिलूँगा आप सबसे एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार।